विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ 10 चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो देखिए, चैप्टर में 3 शब्द अपने को दिख रहे हैं। पहला प्रकाश, दूसरा परावर्तन और तीसरा अपवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझें कि प्रकाश है क्या, इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के गुणधर्म। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा या प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि आँखों में संवेदना उत्पन्न करने वाली, हमारी आँखों के अंदर अगर कोई वस्तु है जिसके चलते संवेदना उत्पन्न होती हो तो आँखों में संवेदना को उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकाश कहते हैं। तो यही अपनी परिभाषा हो जाएगी कि आँखों में संवेदना उत्पन्न करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकाश कहते हैं। अब ये बताइए संवेदना क्या है, इसके बारे में हम लोग समझे। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि अचानक रात में हम लोग रोड पर खड़े होते हैं और अचानक कोई तेज गाड़ी आती है और उसके हेडलाइट हमारी आंखों पर जब पड़ता है, तो जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। और जब वो गाड़ी चली जाती है तो हम लोग की आंखों के सामने काला काला हो जाता है। तो वो जो हेडलाइट का प्रकाश आया उससे हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न हुआ, हमारी आंखें संवेदनशील है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे प्रकाश के गुणधर्म के बारे में कि प्रकाश के गुणधर्म क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला गुणधर्म हम लोग ये समझे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप लोग जानते होंगे विद्यार्थी मित्रों कि सूर्य से सबसे ज़्यादा अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप ये भी जानते होंगे कि सूर्य से सबसे ज़्यादा अपने को प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की सहायता से ही अपने को कोई भी वस्तु दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में, अगर कमरे में अंधेरा है तो कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी रात के अंदर। लेकिन अगर वहाँ पर हम स्विच चालू कर दें, बल्ब चालू हो जाएगा तो बल्ब से प्रकाश मिलने लगेगा। तो उस प्रकाश की सहायता से सभी वस्तुएं कमरे में दिखाई देने लगती है। अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछता है कि अपने को वस्तुएं किससे दिखाई देती है या वस्तुओं को दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बोलते हैं कि आँख से वस्तु दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, हमेशा वस्तुएं प्रकाश से दिखाई देती है परंतु माध्यम आँख होता है। ध्यान रखना, वस्तुएं दिखाई देती है प्रकाश से लेकिन माध्यम आँख होता है। अगर आँख से वस्तु दिखाई देनी होती तो रात को भी अपने को सभी वस्तुएं दिखाई देती, परंतु रात को जब प्रकाश नहीं होता है तो हम वस्तु नहीं देख पाते। तो प्रकाश का पहला गुणधर्म हम लोग देखें कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। अब ये बताइए, परिभाषा में हम लोग पढ़े थे कि आंखों में संवेदना उत्पन्न करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा गुणधर्म हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थी मित्रों, आप देखे होंगे कि यहाँ पर है पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ हवा है, लेकिन उससे बहुत दूर सूर्य है। इसके बाद भी बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। यानी प्रकाश को संचरण के लिए, संचरण का मतलब आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश गति करता है। तो दूसरा गुणधर्म हम लोग पढ़ लिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ से अपने को मिला? परिभाषा में से ही मिल गया। और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग स्टैंडर्ड 9th में
तरंगों के बारे में पढ़े थे। तो ऐसी तरंगें जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगों को हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तो तीसरा गुणधर्म हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग या बिन यांत्रिक तरंग है। चौथा गुणधर्म में हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, ठीक है। और जो तीक्ष्ण वस्तुएं होती है, यानी जिससे प्रकाश की परावर्तन हो जाए, ऐसी वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, तो उसका छाया भी बनाता है। तो अगला गुणधर्म हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश तीक्ष्ण वस्तुओं की छाया बनाता है। तो एक गुणधर्म हम लोग ये पढ़ लिए कि प्रकाश क्या करता है, तीक्ष्ण वस्तुओं की छाया बनाता है। इसके बाद अगला गुणधर्म हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश क्या करता है, तो दिन में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो दिन में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश हमेशा सीधे मार्ग पर गति करता है। प्रकाश कैसे गति करता है, सीधे मार्ग पर गति करता है। आप लोग लेजर लाइट देखे होंगे, लेजर लाइट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहां से सीधे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, सीधे होता है और सरल मार्ग पर होता है। अब इसके बाद हम लोग प्रकाश के चाल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो देखिए, हवा में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, और निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात का मतलब क्या, जहाँ शून्यावकाश हो। ये आकृति देखो, पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग हवा होता है, 1000 से 1500 किलोमीटर तक। उसके बाद जहाँ हवा भी नहीं है उसको निर्वात या शून्यावकाश कहा जाता है। वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी नहीं कार्य करता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल और ये विकल्प के लिए या एक एक वाक्य के लिए सबसे आईएमपी प्रश्न आपको बता रहा हूं कि निर्वात में या शून्यावकाश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, अगला टॉपिक हम लोग ये देखें। हम लोग प्रकाश की परिभाषा में पढ़े थे कि आंखों में संवेदना उत्पन्न करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, तरंग है। और मित्रों, आप लोग जानते हो कि तरंग जो होता है वो इस तरह से आगे बढ़ता है। और अभी हम लोग ये पढ़े कि प्रकाश यहाँ पर सीधे सरल मार्ग पर गति करता है। ये तरंग की तरह तो प्रकाश गति करता है, परंतु इसकी तरंग लंबाई इतनी कम होती है, इस तरह से इतनी कम होती है तरंग लंबाई, और ये तरंग दैर्ध्य इतना कम होता है कि प्रकाश सीधे सीधे जाता हुआ प्रतीत होता है। याद रखना, प्रकाश एक तरंग भी है। तरंग का मतलब किस तरह से गति करेगा, लेकिन इसकी तरंग लंबाई इतनी कम होती है कि प्रकाश ऐसा महसूस होता है कि वह सीधे सीधे जा रहा है। तो देखिए, तो यहां पर लिखेंगे कि दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई कितना होता है, 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना कि दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई, ये तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य आप 9th में पढ़े थे। तो ये तरंग लंबाई और तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर होता है। प्रकाश के गुणधर्म हो गया। एक बार हम लोग वापस देख ले, प्रकाश का गुणधर्म जब पूछा जाएगा तो आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ, इसी को लिखना है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जितने मुद्दे मैं बताया वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दिया गया है। अब अगला टॉपिक देखिए विद्यार्थी मित्रों, अगला टॉपिक ये अपने को पढ़ना है कि वस्तु कैसे दिखाई देती है। तो देखिए,
यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर कोई मनुष्य है जो अपनी आंख से वस्तु को देख रहा है। तो जैसा कि आकृति में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि सूर्य से वस्तु तक प्रकाश की किरणें आती है और वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है और वही वस्तु अपने को दिखाई देती है। तो व्यवहार में प्रकाश का परावर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु अपने को दिखाई नहीं देगी। जैसे कि हम दिन में रोड पर बस देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से प्रकाश की किरणें बस पर आती है और बस से परावर्तित होकर टकरा करके वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है और उसके बाद वह वस्तु दिखाई देती है। अब चलिए अगला मुद्दा देखते हैं, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो जब कभी भी प्रकाश अपने स्रोत से, यहाँ स्रोत के जगह पर हम सूर्य मान लिए कि जब अपने स्रोत से प्रकाश की किरणें चलती है या स्रोत से गमन करती है तो यह सीधे एवं सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गति करती है? हम लोग प्रकाश के गुण धर्म में भी पढ़े थे कि प्रकाश की किरणें सीधे एवं सरल रेखा में गति करती है और प्रकाश के स्रोत से इसी चलने वाली रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब प्रकाश अपने स्रोत से गमन करता है तो यह सीधे एवं सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाली रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश अपने स्रोत से गमन करता है, गमन करने का मतलब कि गति करता है, तो यह सीधे रेखा में गति करता है और प्रकाश की स्रोत से चलने वाली रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश के स्रोत से चलने वाली रेखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रकाश की किरण है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, छाया किसे कहते हैं? छाया या प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक हमने लोहे की प्लेट रख दी और यहाँ से टॉर्च लेकर के और इस पर प्रकाश आपतित करे या प्रकाश को भेजे और यहाँ पर एक पर्दा रख दें, ये पर्दे के ऊपर इसका काले रंग का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण किसी अपार वस्तु पर आपतित होती है, अपारदर्शी वस्तु क्या है? ये है, इसको हम कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है यानी भेजी जाती है, तो वस्तु प्रकाश की किरणों को क्या करता है? जब यह अपारदर्शी होगा तो इधर उधर परावर्तित कर देगा, इधर प्रकाश की किरण जाएगी ही नहीं, तो ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है जिससे उसकी छाया प्राप्त होती है। अब अपने को पढ़ना है प्रकाशीय घटनाएं कौन कौन सी है। तो 3 घटना आप याद रखना कि प्रकाशीय घटना कौन कौन सी है। तो दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इंद्रधनुष का दिखना, तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाशीय घटना है। हाँ देखिए, प्रकाश का विवर्तन अगला टॉपिक है अपना। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश अपने पथ पर सीधे गति कर रहा होता है, जैसे मान के चलो ये प्रकाश की किरण है, अपने रास्ते पर सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन उसके मार्ग को अवरोधित करने वाली कोई अपारदर्शी वस्तु छोटी सी आ जाए। देखिए, अगर बड़ी वस्तु ऐसे डायरेक्ट आ जाए तो प्रकाश इधर से आएगा और इधर से आने के बाद टकरा के इधर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर बड़ी वस्तु नहीं है, छोटी वस्तु है, तो ये परावर्तन नहीं कर सकता। उस परिस्थिति में प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ करके और चला जाता है और प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। देखिए, टॉपिक है प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। अब इसमें कंफ्यूजन है, बड़े बड़े वैज्ञानिक कंफ्यूज है कि प्रकाश तरंग है कि कण है। यहां पर प्रकाश क्या कर रहा है? विवर्तन कर रहा है। तो प्रकाश तरंग है या कण है? तो प्रकाश को नहीं तो पूर्ण रूप से तरंग माना गया, न पूर्ण रूप से कण माना गया। इस सिद्धांत को
प्रकाश के कण संबंधी गुणों के तरंग की प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है। देखिए, प्रकाश के कण और तरंग दोनों के गुणों के बीच, यानी तरंग के भी गुणधर्म इसमें मिलते हैं, कण के भी गुणधर्म मिलते हैं, और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में क्या किया गया, दोनों के गुणधर्मों को सामंजस्य यानी दोनों को मेल जोल करके रखा गया कि प्रकाश के अंदर तरंग के भी गुणधर्म है, कण के भी गुणधर्म है। इस टॉपिक को फिर से समझ ले। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश न तो तरंग है न ही तो कण है। इस सिद्धांत के अनुसार कण और तरंग के दोनों के गुणधर्मों को सामंजस्य स्थापित किया गया, यानी दोनों के गुणधर्मों को मेल जोल करके रखा गया। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन अर्थात क्या? परावर्तन में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित की जाती है और सतह अगर अपारदर्शी है तो यह सतह से टकरा करके और प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, फिर से ध्यान से समझिए। जब प्रकाश की किरण, ये रहा प्रकाश की किरण, अपारदर्शी सतह पर देखिए, जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी सतह पर आपतित की जाती है, आपतित का मतलब भेजा जाता है, तो सतह से टकरा करके वो क्या हो जाता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं है, अपने रास्ते से मुड़ गया, इधर चला गया। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम लोग एक परावर्तन के नियम पढ़ें कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, 8वीं में भी आया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। अब देखिए, इस आकृति को पहले आप ध्यान से समझिए। ये अपारदर्शी सतह है या परावर्तक सतह है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब कि कांच होता है, उसके पीछे एक तरफ पेंट किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, जिस कांच का हम लोग घरों में उपयोग करते हैं उसके पिछली सतह पर पेंट किया हुआ रहता है इस तरह से, और इधर से भाग चमकीला हो जाता है। इस परावर्तक सतह पर जो किरण भेजी जाती है, जो किरण डाली जाती है, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। देखिए, इस किरण में दिशा ऐसे है कि यानी इधर से ये किरण को भेजा गया, तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। अब ये परावर्तन के कारण अपने मार्ग से मुड़ जाती है। परावर्तन होने के बाद जो किरण बनती है, तो इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसके बाद परावर्तक सतह पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, देखिए यहाँ पर हम रेड कलर से बनाए हुए हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लंब खींचते हैं, उसको कहा जाता है अभिलंब। 3 वस्तु इसमें याद रखनी है। आपतित किरण, जहां से प्रकाश भेजी जाती है वह क्या है, आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात जो किरण लौट के जाती है वह क्या है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है पहला। परावर्तन के पश्चात जो किरण लौट के जाती है दूसरा ये है परावर्तित किरण। और ये तीसरा क्या है, अभिलंब। अभिलंब की विशेषता क्या होती है, तो परावर्तक सतह पर परावर्तन बिंदु पर, देखिए परावर्तक सतह के परावर्तक बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है उसी बिंदु पर जब अभिलंब यानी 90 अंश का कोण खींच दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं अभिलंब। 3 नाम आप पहले कंफर्म याद कर लो। इसके बाद अब ये समझे, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। 8वीं में हम लोग पढ़े थे, फिर से ध्यान से सुनो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपतित किरण से ये कोण बना था तो ये आपतन कोण है। इसी प्रकार परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण की भी परिभाषा वैसी ही होती है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं टोटल। ये परावर्तक सतह है, उदाहरण के रूप में कांच समझ ले। जहां से किरण भेजी जाती है, जैसे मान लो लेजर लाइट लेकर के, और यहां से अपने को किरण भेजी गई, तो जहां से किरण भेजी जाती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, जो किरण भेजी जाती है। परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात मुड़ करके जो किरण प्राप्त होती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन बिंदु पर 90 अंश का कोण खींचा जाता है, जो रेड कलर से खींचा हुआ हूं, इसको कहते हैं अभिलंब। 3 चीज हो गया। अब ये आपतन कोण क्या है? तो देखिए ये किरण और ये अभिलंब के बीच, तो इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद परावर्तन कोण क्या है? तो ये किरण है और ये अभिलंब है, तो ये किरण का नाम है परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़े परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। पहला नियम हो गया। आप ऐसे मत लिखना, आप पूरे शब्दों में लिखना जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। अब देखिए ये आपतन कोण क्या है? आपतन कोण है आई, तो यहां पर लिखते हैं थीटा आई बराबर परावर्तन कोण क्या है? आर, तो यहां पर लिखते हैं थीटा आर। ये थीटा है। आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो उसके अंदर इस सिंबल को थीटा पढ़ते, ऐसे जीरो करके बीच में से ऐसे क्रॉस कर देना, इसको थीटा पढ़ा जाता है। तो पहला नियम हो गया, एकदम इजी है, 8वीं में आया हुआ भी था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होते हैं, अर्थात थीटा आई बराबर थीटा आर। अब दूसरा नियम ये है कि इसमें क्या क्या दिख रहा है? आपतित किरण दिख रहा है, परावर्तित किरण दिख रहा है, और परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, 3 दिख रहे हैं। क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि एक इधर से आया तो दूसरा अगले तल में बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में आए होते हैं। तो देखिए अभी आपको मैं जितना पढ़ाया उसका यहां पर नोट्स पड़ा हुआ है। इसको आप देख लीजिए और लिख लीजिए। इसमें एक नीचे टॉपिक में बताना भूल गया कि परावर्तन के नियम, ये जो परावर्तन का नियम आपको अभी मैं समझाया था, ये परावर्तन के नियम समतल दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर, सबके लिए, सभी परावर्तक जो सतह होते हैं सबके लिए लागू होता है। अब देखिए मित्रों, अगला टॉपिक अपना ये होगा कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, यानी समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि हम घरों में जो कांच यूज करते हैं अपना मुंह देखने के लिए, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ठीक है, जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? प्रतिबिंब जो होता है सीधा दिखाई देता है। और एक चीज प्रकाश के चैप्टर में आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी प्रतिबिंब सीधा होता है वह प्रतिबिंब हमेशा आभासी कहलाता है। याद रखना, जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक। और जो प्रतिबिंब उल्टा अगर प्राप्त होगा तो जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक कहलाता है। यह भी याद रखना, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक। जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो क्या कहलाएगा? आभासी। इस चैप्टर में पूरा ये सूत्र की तरह याद रखना। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता हो गई कि समतल दर्पण से हमेशा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है।
और आभासी होता है। दूसरा, हम लोग ये देखे हैं कि दर्पण के सामने जब भी खड़े होते हैं तो जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है अपना। अगर कोई छोटी वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं तो बिल्कुल छोटी दिखाई देती है, बड़ी वस्तु रखते हैं तो वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अर्थात समतल दर्पण क्या करता है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा। देखिए ये ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ से ये किरण आपतित किया जाता है तो समतल दर्पण पर जब सीधे किरण आपतित होगी 90 अंश के कोण पर तो उसी मार्ग से लौट जाती है। दूसरा है कि यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित किया जाता है तो यहाँ पर तो तिरछा है तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ये I बराबर R परावर्तन के नियम बनाते हुए। अब इसको हम पीछे डैश 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 करके मिलाएंगे, इसको भी पीछे डैश 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 करके मिलाएंगे। ये देखिए ये दोनों किरणें आपस में मिलती नहीं है कहीं, इसको पीछे खींचने पर, पीछे खींचने का मतलब कि टूटक रेखा द्वारा पीछे खींचा गया, ये वाले किरण को भी टूटक रेखा द्वारा पीछे खींचा गया। तो ये टूटक रेखा के द्वारा यानी कल्पना किया जा रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है। तो यही अपने पहले विशेषता पढ़े थे कि समतल दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। इस कंडीशन में हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, यानी बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होते हैं, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता ये है कि दर्पण से जितना दूर वस्तु रखेंगे उतना ही दूर अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाना, धीरे 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 पीछे की तरफ चलना। जब आप पीछे की तरफ चलोगे तो प्रतिबिंब में देखोगे, दर्पण में देखोगे कि आपका प्रतिबिंब भी और पीछे अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे वस्तु को आप धीरे धीरे इधर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे की तरफ बढ़ेगा। यानी दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है उतना ही दूर दर्पण से प्रतिबिंब होता है। और आगे पढ़ने को मिलेगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। तो अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा कि u बराबर v, u बराबर v का मतलब कि वस्तु दूरी और दर्पण दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है। एक अगला टॉपिक ये है कि प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है। इस शब्द का मतलब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। बोलोगे तो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार नहीं सुन रहे हो, दर्पण के सामने रोज देख रहे हो। और तकलीफ क्या है कि जो वस्तु आप रोज देखते हो उसको समझते नहीं हो। बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, तो देखो मैं अभी उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। आपने कभी ऐसा देखा है कि दर्पण में अपना उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा का मतलब बाएं का प्रतिबिंब दाएं प्राप्त होता है और दाएं का प्रतिबिंब बाएं प्राप्त होता है? या बोलोगे कि कभी नहीं देखा ऐसा। तो आज ही आप दर्पण के सामने जाओ, खड़े हो जाओ और दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाओगे और जब बायां कान पकड़ोगे, बाएं हाथ से कान को पकड़ोगे तो दर्पण में दाहिना हाथ कान पकड़ेगा। ध्यान देना कि बाएं का दाएं और दाएं का बाएं, इस काम को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं ये चार विशेषता है। ये चारों विशेषता आप लिख लेना। हम लोग अभी पढ़े थे ये समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण की उसकी परावर्तक सतह कैसी हो, बिल्कुल समतल, समतल, सम यानी समान हो तल जिसका। देखिए समतल, समतल का मतलब कि समान हो तल जिसका, यानी जिसका तल बराबर हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। परंतु जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए परावर्तक सतह समतल है तो समतल दर्पण, लेकिन परावर्तक सतह अगर गोल है तो उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की सबसे पहले परिभाषा क्या होगी, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए
अपने पास यहाँ पे दो गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक सतह बनाना होगा। परावर्तक सतह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ से पेंट करते हैं। तो यहां पर ऐसा हो जाएगा कि हम बाहर से मान के चलो कि पेंट कर दिए चारों तरफ से, और इस गोले में अंदर की तरफ से पेंट कर दिए। अब इसको आप ध्यान से समझो, इसको हम यहां से काट देंगे। जब यहां से काट देंगे तो ये इस तरह की आकृति अपने को प्राप्त होगी। इसको अगर यहां से काट देंगे तो यहां पर इस तरह से आकृति प्राप्त होगी। अब ये दोनों आकृति में क्या अंतर है, तो ये दोनों आकृति में यह अंतर है कि यहां पर बाहर की तरफ पेंट किया गया है और यहां पर अंदर की तरफ पेंट किया गया है। दोनों में मुख्य अंतर यही है। अब दूसरा अंतर ध्यान से समझना, हम समतल दर्पण लिए थे तो जिधर पेंट किया गया था वो परावर्तक सतह नहीं बना, वो चमकीला सतह नहीं बना। जैसे मान के चलो कि ये दर्पण है और इधर से पेंट किया गया तो परावर्तक सतह ये नहीं है। इधर से हम आकर के देखेंगे, कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इधर से पेंट किया गया है तो परावर्तक सतह इधर से बना, यानी जिधर पेंट करते हैं उसके उल्टा दिशा में परावर्तक सतह बनता है। तो यहां पर हम पेंट किए तो इधर की दिशा क्या होगी, परावर्तक सतह होगी। इसमें देखो, इधर से पेंट किए तो परावर्तक सतह इधर होगा। अब इसको हम ध्यान से समझिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो या अंदर की तरफ वक्रित, वक्रित का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र। आपके एनसीईआरटी के बुक में धंसा हुआ शब्द नहीं यूज किया गया है, वक्रित शब्द यूज किया गया है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, वक्रित। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ, देखिए ये बाहर की तरफ है, इधर परावर्तक सतह है तो ये उठा हुआ है, उठा हुआ है, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उठना, उत्तल। फिर से ध्यान से समझ लो, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। देखिए जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे अंदर की तरफ धंस रहा है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की तरफ उठा हुआ हो या ऊपर की तरफ वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण के संदर्भ में प्रमुख शब्दों की परिभाषा। गोलीय दर्पण के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनके बारे में अपने को पहले से जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो ये आगे समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव को इंग्लिश में पोल भी कहा जाता है और इसे पी से प्रदर्शित भी किया जाता है। तो देखिए आपके सामने गोलीय दर्पण बनाया गया है। गोलीय दर्पण जैसा कि हम इसके पहले आपको बता दिए हैं कि गोले को परावर्तक सतह बना करके और कुछ भाग को काट लिया जाता है जिससे गोलीय दर्पण बनता है। हम ये मान लिए कि ये गोला है, इस गोले में इतने भाग को काट लिया गया है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ येलो कलर से। इतने भाग को काट करके और पीछे से परावर्तक सतह बनाया गया जिससे यह अवतल दर्पण तैयार हुआ। इस अवतल दर्पण के अंदर इन शब्दों को अपने को समझना है। पहला शब्द क्या आया था, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है यहां से लेकर के और यहां तक, तो परावर्तक सतह बोल ले
या परावर्तक पृष्ठ बोल ले तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसका केंद्र या इसका मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को या परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको आप लिख लेना। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है या जिस गोले को काट करके गोलीय दर्पण बनाया गया उसके केंद्र को, देखिए इसका केंद्र यहाँ पर है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा C यानी वक्रता केंद्र। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, कैपिटल R कहाँ से हो जाएगा, इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर से वक्रता त्रिज्या की परिभाषा एक बार देख लें। गोलीय दर्पण यानी ये वाला गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे आएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये बताइए। ये C क्या था, तो C था वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र C और ये क्या था, दर्पण का ध्रुव। याद रखना, वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, देखिए कौन कौन सा बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है और ये दर्पण का ध्रुव है। अब इसको हम मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा बना दें। ये रेखा काल्पनिक होती है, हकीकत में होती नहीं है, ऐसा कल्पना किया जाता है, तो इसलिए इसको हम टूटक रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। हम क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र C से और दर्पण के ध्रुव P से। तो यही बात अपने को कहना है मुख्य अक्ष की परिभाषा में कि वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे आएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस अर्थात क्या, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो इसके लिए परावर्तन अपने को समझना जरूरी है कि अगर मुख्य अक्ष ये रेखा है, इस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित किया जाए यानी इधर से भेज दिया जाए, ध्यान से समझना, ये बहुत ही आईएमपी है, आगे मुद्दे में आएगा ये कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की गई किरण अब ये परावर्तक सतह से टकराएगी तो कहीं ना कहीं मुड़ के जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ध्यान रखना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसको इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर हम ये एक रेखा खींचे, प्रकाश की किरण भेजे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की गई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु को यानी ये वाले बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या आ गया, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कितनी है। देखना, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, फोकस फोकस दोनों में आया है, जबकि दोनों की परिभाषा अलग अलग है, एक जैसे नहीं लिखना है। तो देखते हैं फोकस दूरी में क्या लिखेंगे, तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F
के बीच की दूरी को, देखिए किसके किसके बीच की दूरी, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला शब्द आ जाएगा कि द्वारक किसे कहते हैं। द्वारक अर्थात क्या, तो ये रहा गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ये रहा और इस परावर्तक सतह का जो व्यास होगा सीधे यहां से यहां तक की दूरी, उसको हम द्वारक कहते हैं। तो द्वारक की परिभाषा क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के गोल परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह कैसा है, गोल है, तो गोलीय दर्पण के गोल परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं और द्वारक को MN से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं M और यहां पर लिख सकते हैं N। तो विद्यार्थी मित्रों, अब यहां से एक प्रश्न आपको छोटा सा बता दे रहा हूं और ये आंकिक प्रश्न करने के लिए, यानी जो सवाल आएंगे इस चैप्टर में सोल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा IMP होगा। एकदम अब भी याद कर लेना, मगज में याद कर लेना, 100 बार रिपीट करना पड़े, 200 बार रिपीट करना पड़े, तुरंत आप मगज में लिख लेना। नोटबुक में तो लिखा हुआ भूल जाओगे, मगज में लिखा हुआ याद रहेगा हमेशा। और ये क्या पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच कोई संबंध होता है। अगर ये बीच संबंध होता है तो कैसा संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या होता है R, ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है कि R का मान क्या होता है, दोगुना होता है किसके, F के। तो R इक्वल टू 2F, ये सूत्र बन जाता है। सूत्र क्या बनता है कि R इक्वल टू 2F, यह 2 से इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग। ऐसा भी हो सकता है कि R/2 बराबर क्या हो जाएगा, F। 2 सूत्र बनता है, R बराबर 2F या F बराबर R के बटे में 2। अब इन दोनों सूत्रों को कैसे बोलेंगे ये बताओ। ये जो पहला सूत्र है इसको अगर शब्दों में बोलना होगा तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको ऐसा बोल देंगे कि यार क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी में 2 से गुना है। तो यहां पर लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और यहां पर क्या लिखेंगे, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां 2 से भाग है तो यहां लिखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही R और F के बीच में संबंध होता है। दोनों में से कोई भी एक लाइन लिख दोगे कि R बराबर 2F या F बराबर R/2।